पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने अपने प्रोटेक्शन में, क्योंकि वो पहन रखा था मैंने चूड़ा, तो उसको हाथ में भी चोट लगा। मैंने बोला हाथ मत उठाना। तो वो आप सोच नहीं सकते हो ना एक मैन पावर क्या होता है। उसने बहुत बुरे तरीके से मुझे मोड़ के कहा कि तुम्हारी हिम्मत इतनी कि तुम पति को रोक दोगी मारने से, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये हक है कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें खाना होगा मार। तो फिर अजीब सा वो माहौल था। तो फिर मैं बहुत देर तो ये मारते रहे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ मेरी माँ से माफ़ी मांगो। फिर मुझे भी एहसास हुआ हो सकता है मैंने अपने गुस्से में, माँ है मैंने गलत कर लिया। पैर छू के मैंने उस औरत से माफ़ी मांगी कि माँ मुझसे गलती हो गई, तो अब मैं गलती नहीं करूँगी। वो मैं पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, बात वहीं ख़त्म हो गई थी। फिर ये इंसान काम पे भी चला गया। फिर रात में 1 बजे आता है तो इसने मुझसे पूछा तुम क्या चाहती हो नॉर्मली एज ए हस्बैंड वाइफ, क्योंकि जो ये आज बात कर रहा है ना ये घरेलू मामला, मैं भी चाहती थी कि नॉर्मली, मैंने बोला जो आपका माहौल है मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे पापा भैया के पास भेज दो। तो वो इंसान उसके बाद जो वो रूप दिखाया ना उसने, वो पूरे मतलब 9:30 बजे लगभग, हाँ 9:30 से 1 बजे रात तक वो मुझे मारता रहा। मतलब ऐसे मारता था, आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, वो थकता था, जाता था बाहर पानी पीता था, तो शायद मैं पागल थी या वो पागल था। वो मुझसे पूछता था सॉरी गलती हो गया मार दिया मैंने, दर्द हो रहा है, तो मतलब काँप रही थी। आप सोच सकते हो किस हद तक मैं बोलती थी हाँ, मतलब मेरे कान में बहुत दर्द था क्योंकि जितना थप्पड़ उसने मुझे मारा था। मतलब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो बोलते रुको मैं दवाई कर देता हूँ, तुम घबराओ मत। फिर डायरेक्टली वो वहाँ पे मारता था, मतलब जहाँ पे दर्द होता था। ये मतलब ये पोर्शन जो था ना मेरा, क्योंकि मैं ऐसे बसती थी, क्योंकि वो दाहिने हाथ से ही मारता था तो मैं बाएं साइड से बसती थी ना, तो ये चीज़ मेरा पूरी तरीके से, इवन वो चढ़ जाता जैसे बोलता ना बेड पे, एक तरीके से वो आपको पकड़, एक तो हाथ से उसने पकड़ लिया, एक पैर से उसने दाब लिया और एक जगह पे वो हिट करता रहता था और बैकबोन पे वो अपने मतलब एल्बो से करता था ना कि तुम्हारा गुरूर है शूटिंग और मुझे पहले इस गुरूर को तोड़ना है, मतलब तुम्हारी हड्डी को उस लायक नहीं छोड़ूंगा ना कि तुम कभी खड़ी हो पाओ। तो ये इस हद तक उसने मारा था मुझे। पानी मांगती थी तो वो लोग पानी नहीं देते थे, और जो वो माँ थी ना, माँ शब्द उसको सूट नहीं करता है, वो औरत हंसती थी। अब पता चला औकात क्या है तुम्हारा, अब भी जानना चाहती हो। तो पता नहीं क्या जिद था उस दिन मेरा। मैंने बोला कि वो बोले तो बोलो मेरे साथ रहोगी या नहीं, और जो मैं हम बोल रहे हैं कबूल करोगी कि नहीं। मैंने बोला नहीं करूँगी। बोले मार दी जाओगी। मैंने बोला मार दो, कबूल नहीं करूँगी। तो ये चलता रहा। तो ये समझ गया ना वो कि उस दिन के बाद से 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हर दिन ये होता रहा 13 से 18 जी, कि तुम मानो कि तुम मेरे साथ रहोगी नहीं। और इसी बीच मुझे एक दिन मौका मिला, क्योंकि मैं समय का इंतज़ार कर रही थी। इस बीच ये जा नहीं रहा था कहीं, क्योंकि जितना मैंने देखा था ना, ये दिल्ली कलकत्ता मुंबई हमेशा जो पैसे आते थे ये जाता था और इसका कुछ शेड्यूल है। पैसा कौन आता था? ऐसा कौन? एक आदमी आता था, मतलब हर बार नए कोई आदमी, मतलब अजीब सा, वो आदमी भी अजीब सा लगता था, क्योंकि ये बहुत अजीब सी लोगों की बातें थी ना। जब ये पैसा आने वाला होता था ना तो ये गेट खुद खोलता था या इसकी माँ जाती थी, ऐसे सर्वेंट खोलती थी हमेशा, लेकिन पैसा वो बैग में लेता था और सीधे वो रूम में लॉक कर लेता था उस चीज़ को। तो वो जो मतलब सर्वेंट है जिसका मैंने नाम बताया था, तो वो एक इंसान थी, उसने देखा कि किस हाल में हो। मैंने मतलब बोल नहीं पाती थी ना, तो हाथ जोड़ के मुझे कागज़ का टुकड़ा मिला था, क्योंकि ये लोग तो मुझे कहीं नहीं रखते थे ना, तो कहीं से भी भगवान कहते। तो मैंने उसमें अपने भाई का नंबर लिखा और इतना लिखा कि भाई ड्रॉर खोलो, मैंने बता दिया रेड ड्रॉर था वो, रेड ड्रॉर खोलो उसमें चिट्ठी है, और जिस दिन मैं कॉल करूं पुलिस के साथ आना, बिना पुलिस के मत आना। तो फिर जब इसने पढ़ा वो चीज़, जी जी ना ठीक है। तो बस उसमें मैंने बोला कि मैं समझ सकती हूँ आप एक सर्वेंट हो वो, लेकिन उसमें भी इंसानियत थी। बोले हम बहुत हाथ जोड़ के बहुत मुश्किल से उसको हम वो चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा पाए कि बस कॉल कर देना, नहीं तो समझ रहे थे हम मरने वाले, अब कि कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। तो इंसानियत था उसमें, उसने कॉल करके भैया को ये बात बता दी। तो भैया मतलब उस दिन लगभग मुझे लगता है 2 दिन तब तक, और ना 2 या 3 दिन हमको और रहना पड़ा था इसी बीच 13 से 18 के बीच में। तो अब हम सिर्फ इंतज़ार में थे कि कब ये वो दिल, क्योंकि ये ना प्रोग्राम कभी बताता नहीं था, जब तक आपको पता नहीं चलेगा इस इंसान से कोई भी तभी भाग सकता है जब तक इसका फ़ोन ऑफ ना हो। फ़ोन अगर ऑन है तो आप कहीं नहीं भाग सकते इससे। और ये इंसान वो है जो उसका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, बस तब जब वो फ़्लाइट में रहता था। ये चीज़ तो दिमाग में नोट था मेरे कि जब ये फ़्लाइट में होगा तभी हम निकल सकते हैं।
कोई मिलने कौन कौन आता है इनके बाद मंत्री सुरेश पासवान जैसे लोग वो सब कभी फोन इनका स्विच ऑफ नहीं होता, कभी फ्लाइट में कभी रहते नहीं, थे इवन क्योंकि फ्लाइट तो ऑब्वियस सी बात है वो सबका ऑफ होता है। तो ये वो लोग हैं ना, जब घर से ये इंसान निकलता है ना, लिफ्ट से नीचे 4th फ्लोर पे था तो नीचे उतरता है, अपनी माँ को कॉल करता है, माँ कोई दिक्कत, मतलब ये लड़की कोई प्रोसेस तो नहीं कर रही है, तो बोलती थी नहीं बेटा ठीक है। फिर ये एयरपोर्ट पहुँचते कि हाँ माँ एयरपोर्ट पहुँच गया, कोई दिक्कत, तो फिर वही जवाब नहीं ठीक है। मतलब ये लोग अपने कॉन्टेक्ट में रहते हैं, आप इस बीच भी कुछ करोगे ना तो आप पकड़े जाओगे। फिर मैं सिक्योरिटी चेकिंग मैंने करा ली और कोई दिक्कत, तो माँ बोलेगी नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं अभी फ़्लाइट के पास जा रहा हूँ, जैसे ले जाते हैं ना वो फ़्लाइट में करके, तो हाँ मैं पहुँच गया फ़्लाइट में, फिर टेक ऑफ होने वाला है माँ, अब मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, तो बोले नहीं जी, मतलब इस हद तक। तो मैंने ये तो सोच रखा था कि मुझे तब तक इंतज़ार करना है। और ये उस दिन मेरा लक इतना अच्छा था कि जो इंसान आया था ना टिकट लेके, वो फ्लाइट की जो टिकट एयर टिकट लेके आया था, कभी वो बोलता नहीं था, वो फ्लाइट लेके चला जाता था। उस दिन उसने पता नहीं कैसे ये कह दिया कि सर 8 बजे की आपकी कंफर्म है टिकट दिल्ली की। तो ये बात मैंने सुन लिया था, 19 तारीख की बात थी ये, 19 के मॉर्निंग ही आया था और 19 के रात की उसकी फ़्लाइट थी। तो ये बात तो मेंटली था मुझ में कि आज ही मेरा लास्ट टाइम है, मैं या तो निकल जाऊंगी या तो फिर मरने वाली हूँ, जिस तरीके से लोग मुझे मार रहे थे। तो मैंने, क्योंकि ये लोग पैकिंग में बिजी होते हैं ना, जैसे कभी फ़ोन तो मेरे हाथ में रहता नहीं था उस दिन, मतलब ये मैंने सोच रखा था चाहे जो हो जाए फ़ोन तो करना है मुझे। तो मेरा फ़ोन टेबल पे इन लोगों ने रख रखा था, तो मैंने बस 2 मिनट कुछ सेकंड की बात होगी, मैंने भैया को कॉल किया 8 बजे पुलिस को लेके आना अगर जिंदा देखना चाहते हो, 8 बजे रात में, क्योंकि 8 बजे की फ्लाइट थी, ऑब्वियस है कि बाहर निकलेगा और मैं कॉल करूँगी, क्योंकि आज किसी भी हाल में मुझे निकलना था इस जगह से। वैसे ही हुआ जैसे इसने मतलब ये सब कुछ किया। उसके बाद भैया, क्योंकि मैंने बता रखा था तो ये प्रोसेस में था, इसने 2-3 दिन पहले मौसी को भी इन्फॉर्म किया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो आई थी वो भी पटना से आई थी, उनके कनेक्शन थे, तो सारी चीज़ हो गई जी, हो गई, निकल गई। ये बताइए कि सुरेश पासवान होते भी गए, सुरेश पासवान 2 दिन मेरे सामने घर पे आए थे, एक दिन मॉर्निंग में वो आए थे करीब, तारीख याद है वैसा उतना याद नहीं है सर, क्योंकि 12 बजे लगभग, और उनका ना वो रजिस्टर पे ये लोग नाम भी नहीं लिखाते, कोई भी लाल बत्ती जो उसके घर पे आती थी वो लोग रजिस्टर पे, क्योंकि बोलते थे सर कि हिम्मत से एक दिन सुबह में आए थे, कितने जी बजे? 12 बजे लगभग, क्योंकि नाश्ता पे वो 9 बजे आने वाले थे, वो CGM उस दिन आई थी, वही फाइल निकाल के लाई थी उसके लिए, जिस दिन वो CGM आई थी उसी दिन वो आए थे साथ। CGM कहाँ की थी? देवघर की CGM थी वो, क्या नाम था उसका? नाम नहीं पता, बस उतना बाप लोग, महिला थी, महिला जी लेडीज थी वो। कोई श्रीवास्तव? सर उसने बस मैम कह के वो लोग बात कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा नहीं। CGM आई थी उसके घर पे जी, और वही फाइल जो मैंने बताया जो कॉन्फिडेंशियल फाइल, पता नहीं कोर्ट से वो, क्योंकि उनका कोई चल रहा है वहाँ पे कोर्ट में, तो उसको वो निकलवाना चाहता था, जो ये हेल्प कर रहा था। इसमें सुरेश पासवान की जब CGM आई थी, जी पहले CGM पहुँची, फिर सुरेश पासवान भी पहुँचे, तो इस तरीके से ये बातें हो गई। और उसके बाद फिर जैसे इनका आना जाना तो हर किसी का लगा था, इंदर सिंह नामधारी जो हुए, सुरेश पासवान, फिर उसके 2 दिन बाद फिर वो आए थे, तो क्योंकि वो जब आते थे इतना दिखता था ना, फिर ये लोग जब बात करना शुरू करते थे तो मुझे बंद कर दिया जाता था रूम में, क्योंकि आप सुन लोगे ना, कितनी देर तक? कभी 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे